हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टरी सर्विसेज के बारे में। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये डायरेक्टरी सर्विसेज होता क्या है। जैसे हम सुनते हैं ना एक्टिव डायरेक्टरी, और इसके अलावा भी जैसे मैक में होता है डायरेक्टरी सर्विसेज भी उसके अंदर होता है। एक अपने एलडैप के बारे में सुना होगा। ओपन एलडैप जो होता है वो आपके लाइनेक्स वाले जो सिस्टम्स होते हैं उसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या है, और मतलब एक एक आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्किल है ना, एक्टिव डायरेक्टरी जिसको बोलते हैं या डायरेक्टरी सर्विसेज जिसको बोलते हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आपको सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी ही आता है, उसमें आपको हर चीज़ आता है एकदम डीप में, तो सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी के लिए ही, उसके लिए ही मतलब आपको जॉब मिल जाएगा एज एक्सपर्टाइज। ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट ये सर्विस है किसी भी बड़े कंपनी के लिए। और किसी भी क्लाउड स्टोरेज में भी ये चलता है, बहुत जगह चलता है ये। ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये क्या करता है, आपको एक सेंट्रलाइज सिस्टम देता है। किस चीज़ के लिए? मैनेज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपके जितने भी नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं ना, जैसे कि आपके कोई भी रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर्स वगैरह हो गए, आपका कोई फाइल का जो सिस्टम है, आपने कुछ स्टोरेज बना रखा है जिसके अंदर आपके पूरे फाइल्स जा रहे हैं, उसके लिए जितने भी लोगों के आइडेंटिटीज़ होते हैं, मतलब जो उनका क्रेडेंशियल वगैरह होता है, और साथ में उनका जो परमिशन वगैरह होता है कि कौन आदमी कितना काम करेगा, कितना क्या क्या चीज़ पे उसको एक्सेस मिलेगा, मतलब एक्सेस मैनेजमेंट का भी ये काम करता है। और बिना इसके ना एक बड़े लार्ज स्केल किसी आईटी कंपनी को संभालना, मतलब कहें तो काफ़ी मतलब मुश्किल भरा मतलब ये काम होगा और इनसिक्योर भी होगा। ठीक है। इसे कई सारे रीज़न्स हैं और भी। ये क्या करता है, ये एक सेंट्रलाइज आपको आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट का सिस्टम दे देता है। ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसको एक्सेस वगैरह जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि इसको आप स्केल भी करते हैं। जैसे आपने एक सिस्टम बनाया, आपके पास स्टार्टिंग में आपकी कंपनी में 10 सिस्टम थे, आपने वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी बनाया, सबका जो ऑथेंटिकेशन है उसको आपने क्या किया, सेंट्रलाइज कर दिया। तो 10 सिस्टम हो या 10,000 सिस्टम हो, उसको आप धीरे धीरे 10 से आपने 1,000 पे ले गए, 1,000 से 2,000, 4,000, 6,000, 10,000, 20,000 ऐसे ले गए। तो स्केल भी हो सकता है ये। ठीक है। तो स्केलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इस पर। कंसिस्टेंट होता है, बहुत एकदम स्ट्रीमलाइन इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजीज़ होती है ना, वो बिल्कुल सेंट्रलाइज। आप एक ही जगह से बैठे बैठे आप जितने भी यूज़र्स सबको मैनेज कर सकते हो, आपके जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं सबको आप मैनेज कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं कई सारे। और अब एक तरह से इसको हम सिंगल साइन ऑन भी कह सकते हैं कि एक जगह से जब ऑथेंटिकेशन हो रहा है तो उसको सिंगल साइन ऑन भी हम कह सकते हैं। और आराम से सिमलेस एक्सेस है कि कभी होता है ना कि ये एक्सेस नहीं हो रहा, वो एक्सेस नहीं हो रहा, तो वो सब जो प्रॉब्लम होता है उसको आप आराम से ठीक कर सकते हो। सिक्योरिटी मिलता है, जैसे आपके जो पासवर्ड वगैरह हैं या यूज़र के पासवर्ड हैं, कहीं हैक ना हो जाए, कहीं वो लीक ना हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। इसके अलावा आप कंप्लायंस भी सेट कर सकते हैं इस पर। एक नियम बना सकते हैं आपकी कंपनी में कि ऐसे ऐसे नियम होगा। ठीक है। तो वो कंप्लायंस के भी और ऑडिटिंग के भी बहुत अच्छे काम आता है ये। जितने भी हमारे अब जैसे बहुत बड़े कंपनी में क्या होता है, जो यूज़र्स होते हैं वो उनको खोजना ना पड़े कि भाई मेरा प्रिंटर कहाँ पे है, मुझे यहाँ से किसी जगह पे प्रिंटर पे देना है या कुछ रिसोर्सेज हैं उसको करना है। तो आप इसको सेंट्रलाइज और उसको आराम से डिस्कवरी करा सकते हैं उसको, और मैनेजमेंट भी करा सकते हैं। एक इसमें जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में होता है ग्रुप पॉलिसीज़, तो ग्रुप पॉलिसीज़ क्या करता है ना, आप पॉलिसीज़ बना सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं कुछ सिक्योरिटीज़ को। जो आप नियम बनाएंगे जो ऑलरेडी आपके ग्रुप पॉलिसीज़ के अंदर हैं, आपके लोकल सिस्टम में भी ग्रुप पॉलिसीज़ होते हैं, लेकिन आप एक्टिव डायरेक्टरी में करते हो तो वो पूरे डोमेन के लिए, अब जो डोमेन है उसके लिए पूरा वो लागू हो जाता है। ठीक है। जो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाता है इसमें। ठीक है। और मल्टी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स को भी सपोर्ट करता है ये बहुत जो आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ओवरहेड है, मतलब बहुत ज़्यादा जो ये भी करना है वो भी करना है, इसको भी संभालना है, उधर भी देखना है, इस सिस्टम को देखना है, तो वो सब चीज़ को बहुत कम कर देता है। क्योंकि एक जगह आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हो, ऑटोमेटिकली आप उसको प्रोविज़न कर सकते हो। ठीक है। जो यूज़र हमारे होते हैं उनको सेल्फ सर्विस भी आप प्रोवाइड करा सकते हो इसके थ्रू। और आपका इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो होगा
काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। और कई सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो मतलब डायरेक्टरी बेस्ड यूज़ होते हैं, मतलब ऑथेंटिकेशन आप उससे भी दे सकते हो। तो कई सारे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन आपकी कंपनी में, जैसे एचआर का है, पेरोल का अलग से है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट का अलग से है, तो वो सबको उसी एक ऑथेंटिकेशन से भी आप यूज़ करा सकते हो, मतलब ऑथेंटिकेशन सेंट्रलाइज करके उनको भी यूज़ करा सकते हो। और क्योंकि ये कभी जैसे हाईली अवेलेबल होता है, रिडंडेंट होता है, और मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता, मतलब 2-3 जगह इसके सर्वर्स होते हैं, तो आप एक सर्वर ख़राब हो गया दूसरे से काम चला सकते हो। तो ये हाईली अवेलेबल होता है, और रिमोट एक्सेस भी अगर सिक्योरली आप इसको दे सकते हो। क्लाउड और हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसको इंटीग्रेट करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ होते हैं आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। इसको हम और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इसका थोड़ा हिस्टोरिकल थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है इसका, कि क्या ज़रूरत पड़ गई, कैसे आ गया ये। तो पहले क्या था ना, कई तरह के डेटाबेस वगैरह हुआ करते थे, जो इस तरह का, अब जिसको जो बैकएंड है, जहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं तो सेव होता होगा, कोई डेटाबेस वगैरह तो होता होगा। क्या पता वो कोई जैसे हम सुनते हैं ना, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ऐसा कुछ होता होगा। तो पहले टाइम पे क्या होता था ना, बिल्कुल फ्लैट फाइल्स हुआ करते थे। जैसे कि अभी हम ईटीसी पासवर्ड के अंदर जितने यूज़र्स है उसको वहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है ना, तो ये यूनिक्स और लाइनक्स सिस्टम में पहले ऐसे ही हुआ करता था। ठीक है। फिर इसके बाद X.500 ये एक डायरेक्टरी सर्विसेज आया, जो कि 1980 और 1990 के बीच में था। ये काफ़ी चलता था पहले भी। ये जिसको जो डेवलप किया था वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU ने किया था इसको। ठीक है। और ये मतलब काफ़ी लार्ज स्केल पे चलने लग गया था, बट उतना इफेक्टिव नहीं था। डेटाबेस जो था ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, और कुछ स्पेशलाइज सिस्टम में ज़्यादा इसको यूज़ होता है। इसको मतलब ज़्यादा वाइडली लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया, और इसका पर्पस अलग था। इसके बाद 1990 में जो आया टेक्नोलॉजी, इसको हम LDAP कहते हैं, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, LDAP। तो जो LDAP है वो आज तक चलता है। अब इसके एग्जांपल क्या क्या है, जैसे हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है, वो भी LDAP के बेस पे है। आपका ओपन LDAP जो कि लाइनक्स में चलता है, वो भी आपका जो LDAP है ना उसी प्रोटोकॉल पे चलता है, उसी पे है। एक पहले एक सर्वर आता था नोवेल नेटवेयर, वो भी डायरेक्टरी सर्विसेज देता था। तो वो भी मतलब जो उसका जो नाम था नोवेल ई डायरेक्टरी, ऐसा कुछ नाम था उसका। तो वो भी हम काफ़ी यूज़ करते थे। तो LDAP जो है ना, वो कह लें कि सिंप्लीफाइड वर्जन था X.500 का, जो प्रोटोकॉल है उसका। तो ये क्या करता था ना, ये आपके TCP/IP जो प्रोटोकॉल है, और ये मतलब क्या था, काफ़ी लाइट वेट था ये। और जो डेटा जो हमारा होता है ना, जैसे फैमिली ट्री होता है जिसको हम हियरार्किकल बोलते हैं, वैसे डेटाबेस में, जैसे ट्री स्ट्रक्चर्स में ना डेटाबेसेस को स्टोर करता था, तो आराम से इसको मैनेज करना, जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल हाई होता था, स्केल कर सकते थे इसको, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में भी यूज़ कर सकते थे। तो इसलिए ये LDAP जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही हुआ, जो आज तक चल रहा है। जो डेटाबेस इसके पीछे जो यूज़ होता है ना LDAP के पीछे, तो इन जैसे कि हमारा ओपन LDAP है, तो उसमें बर्कले DB, BDB जिसको बोलते हैं, वो यूज़ होता है। ऐसे और भी कई सारे आते हैं, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी में जो होता है हमारा जेट ब्लू डेटाबेस इंजन, JBDE। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वाले ने खुद का मान के चलो बनाया है इसको जो मॉडिफाई किया है, जो इंट्रोड्यूस किया कि जेट ब्लू डेटाबेस इंजन को हम यूज़ करें, वो विंडोज़ 2000 जो आया था हमारा, उसके अंदर से, उसके आगे से उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। ठीक है। और बहुत हाई परफॉर्मेंस था। जैसे हम एक कंपेयर करें कि ओपन LDAP या एक्टिव डायरेक्टरी, तो आज की डेट में ओपन LDAP थोड़ा सा कम है, थोड़ा नहीं काफ़ी कम है अपने एक्टिव डायरेक्टरी से। तो एक्टिव डायरेक्टरी हर जगह चलता है, क्योंकि इसका जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो बनाया था ना जेट ब्लू डेटाबेस इंजन, ये काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छे से चलता था ये। और माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्टिव डायरेक्टरी जो 2000 से लेकर आज तक जो चलता है, इसका जो फाइल है ना, जैसे ntds.dit नाम का एक फ़ाइल होता है, जिसको एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस कहते हैं। जैसे कि अगर आप अपने लोकल सिस्टम पे जाओगे, तो आप सिस्टम 32 के अंदर आपको एक फ़ाइल मिलेगा SamDB। SamDB क्या होता है? SamDB एक फ़ाइल है जिसमें, जैसे कि हमारा लाइनक्स के अंदर पासवर्ड होता है ना, passwd, वो जो फाइल होता है पूरे यूज़र्स का सब रखता है, ऐसी वो डेटाबेस SamDB भी रखता है। आपका जितना ऑथेंटिकेशन है SamDB के अंदर होता है। तो ऐसी एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस होता है ना, वो होता है ntds.dit। ठीक है। ये मतलब LDAP और Kerberos के ऊपर ही इसको बनाया गया। इसमें मतलब DNS भी होता था, तो DNS वगैरह भी हम पीछे पढ़े हैं हमने, अब आगे उसको यूज़ करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़ कैसे होता है ये। जो नोवेल जो डायरेक्टरी सर्विसेज, उसका NDS ई डायरेक्टरी भी बोलते थे। 1980 से 2010 तक ये चला हुआ था।
और काफ़ी मतलब वो भी अच्छा ही था, बहुत लोग इसको यूज़ करते थे, बड़े बड़ी कंपनियों में भी यूज़ करते थे। आज की डेट में जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे डेटाबेसेस आ गए हैं जो पहले तो RDBMS होता है, जैसे कि MySQL, MS SQL, Oracle वगैरह जो ये सब चीज़ है। इसके अलावा आजकल NoSQL भी आ गया है, जैसे काउचबेस है या NoSQL जो DB है, तो ये मॉडर्न डेटाबेस भी कहलाते हैं इसको। जैसे अमेज़ॉन का जो कॉग्निटो है वो भी सेम ऐसी ऑथेंटिकेशन देता है, लेकिन उसका जो डेटाबेस है ना, वो आपका ना LDAP यूज़ करता है ना कुछ और यूज़ करता है, वो यूज़ करता है आपका NoSQL। तो NoSQL भी पढ़ेंगे हम आगे, जैसे थोड़ा और जब हम एडवांस कोर्स में हम जाएंगे, एडवांस सेक्शन में, तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे कि ये क्या है। RDBS में क्या होता है ना, जो टेबल्स होते हैं हमारे, टेबल्स के रूप मतलब जो उसके डेटाबेस होता है वो टेबल्स के रूप में होते हैं, ठीक है। और जो NoSQL होता है उसमें एज अ, आप ये समझ लो कि टेक्स्ट टाइप का वो उसको सेव करता है, जैसे हम टेक्स्ट फाइल में सेव करते हैं ना कोई चीज़ को डॉक्यूमेंट में, तो वैसा बस इतना आप सिंपल सा इसका समझ लो। जब हम डेटाबेस पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से गहराई में हम देखेंगे, ठीक है। जैसे अब आज के डेट में हम क्लाउड डायरेक्टरी सर्विसेज देखते हैं कई सारे जो आज तक है, जैसे कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सुनते हैं हम, एज्योर एडी जिसको बोलते हैं। गूगल का भी होता है, गूगल क्लाउड आइडेंटिटी एक सर्विस होता है। AWS के अंदर भी एक होता है, AWS डायरेक्टरी सर्विसेज। तो ये सब कुछ इस तरह का LDAP बेस्ड बैकएंड जो होता है ना, ये सब चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग। जो समरी है इसका मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले फ्लैट फाइल यूज़ होते थे, फिर X500 आया जो कि रिलेशनल डेटाबेस टाइप का था, लार्ज था, हियरार्किकल था, कॉम्प्लेक्स था। फिर LDAP आया और Z बेस्ड आया, ये थोड़ा स्केलेबल था, LDAP के ऊपर चलता था, कोर जो था उसका LDAP था। और आजकल जो है NoSQL वगैरह चलते हैं, जो कि एज्योर एडी, अमेजॉन कॉग्निटो वगैरह में चलते रहता है, ठीक है। एक हमारे पास इसका, अब हम थोड़ा देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है ये देख लेते हैं, डायरेक्टरी सर्विसेज का इंट्रोडक्शन, ये सब हमारे कंटेंट है कि ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। आगे जो है हमारा अब इंट्रोडक्शन क्या है इसका, सेंट्रलाइज वे है IT सिस्टम और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को मैनेज करने का, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। ये काफ़ी बड़ा इसका डेफिनेशन लिखा गया, इसको आप जैसे टेक्निकल भाषा में आप दिखना चाहते हो तो इस तरह का डेफिनेशन मिलेगा। मैं ये कोशिश करता हूँ कि सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ कि क्या काम आता है, ठीक है। मैं बताया ना, यूज़र नेम, पासवर्ड सबको मैनेज करने का काम आता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एक्टिव डायरेक्टरी और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, डोमेन कंट्रोलर, तो इसके अंदर क्या एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस जो बताया था NDIS.DIT है ना, ऐसे कुछ है। रीड राइट डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं इसके अंदर, रीड ओनली डोमेन कंट्रोल जिसको RDOC कहते हैं, RODC कहते हैं, ये वो है। और इसका जो डेटाबेस होता है देखो, ये EDB ये सब ना ऐसे कुछ बनते रहता है, NTDS.DIT ये आपका फाइल है। और जैसे इसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक चेक पॉइंट बनाता है, उसका बैकअप भी लेते रहता है। जैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो आप इससे भी उसको रिस्टोर कर सकते हो। और यही जो डेटाबेस का जो सिस्टम है ना, ये आप किसी अगर उसका एक और आप क्लस्टर में बनाते हो, या आप ऐसे समझ लो कि उसका एक और साथी बनाते हो, तो यही जो डेटाबेस है वो वहाँ पे भी कॉपी हो जाता है और एक साथ आपके 2 सर्वर एक साथ चलते हैं। तो इस तरीके का कुछ इनका आर्किटेक्चर होता है। ग्रुपिंग कर सकते हैं डोमेन कंट्रोलर को, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे आपके पास डायरेक्टरी सर्वर है तो उसको और 2 3 4 जितने चाहे उतने आप बना सकते हो। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, अब जो भी डेटाबेस के अंदर आप कोई भी चीज़ बनाते हो, रिसोर्स बनाओ या कुछ भी बनाओ, एज अ ऑब्जेक्ट रूप में ही वो वहाँ पे बनता है। इसका एक आइडेंटिफायर भी होता है, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं ना रोनी करके, तो ये S के नाम से होता है। अब जैसे आप यूज़र भी अपना देखोगे ना, आपका अपना सिस्टम पे भी यूज़र देखोगे तो S से कुछ ऐसे स्टार्ट होता है, तो ये वही बता रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज़ बता रहा है, इसका आइडेंटिफायर बता रहा है कि एट्रीब्यूट के अंदर ये इस तरीके से बनता है, CN=SS करके ना बनता है। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। एट्रीब्यूट्स होते हैं इसके अंदर, जैसे ये है तो इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे मैं बताया ना कि अगर आप एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देखोगे तो इसके कई सारे आपको, जैसे कि हर ऑब्जेक्ट होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, और जो एक्टिव डायरेक्टरी का जो एक फ्रेम होता है या स्कीमा होता है उसके ऊपर बेस होता है। तो जो स्कीमा होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ये हम आगे देखेंगे। ऐसे मतलब जैसे टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स में एट्रीब्यूट्स, स्कीमा ये सब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, जब करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यूज़र और कंप्यूटर्स है ना, ये ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इसके अंदर है ये आपका, ठीक है। और इसके अंदर कंटेनर्स बने हुए हैं, और आपका जो डोमेन है ये है,
और इसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें OU है कई सारे, और उसके अंदर और ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो ये ट्री के टाइप के में होता है ये। रेप्लिकेशन एंड हाई अवेलेबिलिटी भी होता है, जैसे मैंने बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है ना हाईली अवेलेबल होता है, और ये बेस नहीं करता, जैसे कि जो हमारा फेल हुआ क्लस्टरिंग होता है ना, वैसे नहीं होता कि कोई क्लस्टरिंग सर्विसेज चलता है, ये बिल्कुल ऐसा काम नहीं करता। जैसे कि हाइपर वी में होता है ना आपका, ये देखिए हाइपर वी में जैसे होता है ना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता ना। और जो लॉग शिपिंग होता है जैसे एक्सचेंज में होता है या एसक्यूएल सर्वर में होता है, ये वैसे बिल्कुल काम नहीं करता। ये है डोमेन कंट्रोलर ऑफर्स द एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस एंड सिस्टम वॉल्यूम, सिस वॉल्यूम, और जो डेटाबेस है उसके इन्फॉर्मेशन को मतलब किसी और ग्रुप, मतलब जो आपके जो नोट्स होते हैं या जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के जो और भी सर्वर्स होते हैं, उसमें सब में बराबर वो डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है, सिंक होते रहता है एक दूसरे से। इसमें रेप्लिकेशन क्या होता है ना, जैसे एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं तो रियल टाइम में सिंक होते रहता है। जैसे आपने एक एंट्री किया तो ये क्या करता है, मतलब इसको इस तरीके से बनाया गया, इसका टोपोलॉजी ऐसे है कि जैसे आपने एक सिस्टम पे एंट्री कुछ किया, आपने एक यूज़र बनाया, वो सब सिस्टम में अपने आप तुरंत पहुंच जाता है, मतलब इतनी जल्दी रेप्लिकेट हो जाता है, वो इतना अच्छा सिंक है इसका, ठीक है। डेटा का कंसिस्टेंसी है वो भी चेक करने के इसके अंदर ऑटोमेटिकली इसमें ऐसे कंपोनेंट्स है जो चेक करते रहते हैं कि कोई डेटा ख़राब तो नहीं हो गया, आपका एक्टिव डायरेक्टरी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, तो वो सब चीज़ है। इंट्रासाइट रेप्लिकेशन देख सकते हैं, इंटरसाइट देख सकते हैं, अगर दूर में है, अगर आपका सर्वर टू सर्वर उस वहीं एक ही जगह पे हो रहा है इंट्रासाइट पे, तो इंट्रासाइट रेप्लिकेशन है। ये इंटरसाइट अगर दूर में है, अगर कनेक्टिविटी है तो वो भी हो जाएगा। तो ये सब हम देखेंगे। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स होते हैं, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशंस, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अब ये जो चीज़ें हैं ये इसको हम कह सकते हैं FSMO रोल, फिज्मो रोल भी बोलते हैं इसको। इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का, वो यही पूछते हैं फिज्मो रोल, तो आपको फिज्मो रोल का पता होना चाहिए कि फिज्मो रोल होता क्या है, ठीक है। तो इसको और थोड़ा अच्छे से चेक करते हैं कि फिज्मो रोल होता क्या है। तो हम बात करते हैं ग्लोबल कैटलॉग की। तो जैसे ग्लोबल कैटलॉग है, फिज्मो है, इन सब का ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, मतलब टेक्निकली तो ठीक है, इसके अंदर आप डीप आप जाते हैं तो काफ़ी कुछ आपको समझ आता है। मतलब कहें तो ये आर्किटेक्चर आपके एक्टिव डायरेक्टरी का, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब आर्किटेक्चर है जो चला रहा है ना, उसको जो चलता है जिस तरीके से चलता है, ये उसमें आपका मेन कंपोनेंट्स वगैरह हैं जो काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं ना, ये ग्लोबल कैटलॉग, फिज्मो रोल्स, इनके अराउंड ही ज़्यादा आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब ग्लोबल कैटलॉग का जो सबसे सिंपल आपको डेफिनेशन जो आपको समझना है वो ये है कि ये करता है, ये इनेबल करता है आपको क्विक सर्चिंग के लिए। मतलब जो डायरेक्टरी है जिसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होंगे बहुत सारे यूजर्स के, कंप्यूटर्स के, रिसोर्सेज के, और भी आप जो भी उसके अंदर डाल रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ उसके अंदर स्टोर कर रहे हो, उसको सर्च कैसे करेंगे, सर्च यही करता है। मतलब कैटलॉग, अब कैटलॉग नाम से पता चलता है ग्लोबल कैटलॉग, मतलब पूरे आपके फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट मतलब जैसे फॉरेस्ट का नाम से आप समझ आ रहे हैं कोई जंगल होगा, फॉरेस्ट को जंगल ही कहते हैं। तो ये जो जंगल है उसके अंदर छोटे छोटे मान लो ग्रुप्स हैं, उसको हम डोमेन्स कर लें, ठीक है। तो ये जितना जो फॉरेस्ट लेवल पे ना, जो इतने भी उसके अंदर जितने इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर जितने भी डोमेन कंट्रोलर हैं और जितने भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, उसका एक छोटा सा पार्शियल कॉपी अपने पास रखता है, और एक क्विकली सर्च करने में काम आता है। जैसे मोस्टली क्या काम आता है, जैसे कि आपके यूज़र नेम वगैरह हो गए, ईमेल आईडी वगैरह हो गया, और भी कई सारे जो चीज़ें होते हैं, इसको क्विकली आपको सर्च करके देता है। और ये एजेंशियल है, मतलब बहुत ज़रूरी है एक एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ मतलब ऑपरेशन के लिए, एक बड़े लार्ज कंपनी में। अगर आपके पास स्पेशली अगर आपके पास मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट है ना, तब ये बहुत काम का चीज़ है। मल्टी डोमेन इन्वायरमेंट मतलब यही होता है कि जैसे आपका कोई कंपनी है, तो कंपनी के नाम से आपने क्या किया, आपने एक्टिव डायरेक्टरी में एक डोमेन बना दिया, ठीक है। अब बात को समझे, कि मेरा है prem.local, ठीक है। अब एक और मेरा उसका एक ऊपर में फॉरेस्ट होगा, उसके नीचे मैं चाहता हूँ कि और 2-3 डोमेन बना दूँ, ठीक है। तो services.local बना दिया मैंने, और फिर एक और e-services.local बना दिया, तो वो सब ये सब डोमेन आपके हो गए, उसके वो एक फॉरेस्ट में ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट लेवल तक में काम करता है, उसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है अलग अलग डोमेन्स के, वो सब इसके पास रखता है, पार्सल रखता है, और ये क्विकली सर्च करके आपको जो भी आप सर्च करते हो वो देता है। तो ग्लोबल कैटलॉग यही काम आता है, मतलब सबका हिसाब किताब इसी के पास रहता है, आप ये मान के चलें। अब पढ़ते हैं फिज्मो के बारे में कि फिज्मो क्या है, इतना ज़रूरी क्यों है, ठीक है। फिज्मो जो होता है ये क्या करता है, आपके
ये ना जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी है और इसको एक स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो आपका डोमेन कंट्रोल है, जो डीसीज वगैरह होते हैं, जो प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, या जैसे कोई कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। जैसे मान के चलो एक जहाँ पे मैंने क्या किया, सेम यूज़र नेम बना दिया और फिर किसी और ने सेम नाम से फिर एक और बना रहा है, तो कन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो वो सबको कौन प्रिवेंट करता है? यही प्रिवेंट करता है, इसका काम है। तो इसके मोस्टली 5 रोल्स होते हैं, जिसमें कि कुछ रोल्स होते हैं पूरे आपके फॉरेस्ट में चलते हैं। अब फॉरेस्ट भी पढ़ेंगे, जैसे जंगल में 3-4 ग्रुप्स हैं, है ना, वैसे ही मान के चलो आप। तो जो फॉरेस्ट लेवल पे जो 2 आपको मिलेंगे इसके रोल्स, वो है स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर। ठीक है, ये फॉरेस्ट लेवल पे है, मतलब एक पूरा जो आपके फॉरेस्ट में ना, ये इकलौते ऐसे ही रहेंगे, फॉरेस्ट पे ही रहेंगे ये, है ना। अब स्कीमा मास्टर क्या करता है? ये जो जितने भी चेंजेस होते हैं ना आपके एक्टिव डायरेक्टरी के स्कीमा में, अब स्कीमा कह लो कि जैसे कि ब्लूप्रिंट है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि आपके यूज़र्स होगा, उसमें कुछ स्पेसिफिक उसके एट्रीब्यूट्स वगैरह होंगे, कंप्यूटर्स के होंगे। और ये क्या करता है, एक टाइम पे एक बार में, मतलब एक ही डीसी जो होता है ना, जो डोमेन कंट्रोलर होता है, वो चेंजेस को अलाउ करता है। इससे मतलब क्या होता है कि जो डुप्लीकेसी वगैरह होता है ना, वो चीज़ नहीं हो पाता। ठीक है, डोमेन नेमिंग मास्टर देख लेते हैं। जब भी हम कोई ना डोमेन को ऐड करते हैं अपने फॉरेस्ट के अंदर, तो ये क्या देखता है कि जो डोमेन का नाम है, जैसे मैंने डोमेन का नाम रख दिया microsoft.com, ठीक है, किसी और ने microsoft.com फिर ऐड करेगा तो कौन ठीक करेगा या कौन बताएगा? डोमेन नेमिंग मास्टर। तो डोमेन नेमिंग मास्टर ना यही सब काम करता है कि डोमेन नेम बिल्कुल यूनिक होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। और ये भी सेम जैसे अपना स्कीमा मास्टर काम करता है, ये डीसी लेवल पे होता है ये। और एक टाइम पे जो जो फॉरेस्ट होता है, जब पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट होता है, ये उस पर मिलता है ये। ठीक है, तो ये 2 आपके रोल्स ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट वाइड रोल्स होते हैं। ठीक है, अब डोमेन वाइड रोल्स क्या है? जैसे आपका एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर अलग अलग डोमेन्स हैं, तो उसके हर डोमेन के अंदर ना, अलग अलग डोमेन के अंदर आप और भी कई सारे रोल्स हैं जो काम करते हैं। जैसे मैं जैसे बताया आपको कि मेरा एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कई सारे 4-5 डोमेन्स हैं, है ना। तो उसमें भी कुछ रोल्स जाते हैं, जैसे आरआईडी मास्टर। अब मैं एक डोमेन में क्या कर रहा हूँ, मैं अपना यूज़र नेम क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैंने यूज़र क्रिएट किया या कंप्यूटर का नाम डाला या कुछ भी मैंने वहाँ पे करी, तो वो क्या करता है, एक उसको आईडी देता है। उसी को हम रिलेटिव आइडेंटिफायर कहते हैं, इसलिए इसको हमने क्या कहा है, आरआईडी मास्टर। तो आपको छोटे छोटे डिफिनेशन याद रखने होंगे कि जो हमारा स्कीमा मास्टर है वो क्या करता है, वो मैनेज करता है एक्टिव डायरेक्टरी के स्कीमा को। डोमेन नेमिंग मास्टर क्या करता है, वो यूनिक नेम वगैरह जो होता है उसको वैलिड वगैरह करता है। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा इसका। फिर उसके आगे आप और इंटरव्यू में और कुछ आगे बोल सकते हो। ठीक है, बाकी अगर छोटे छोटे जैसे पॉइंट्स में आप याद रखते हो तो आपको ये भी रहेगा, पता रहेगा कि हाँ भाई ये 5 होते हैं हमारे फिज्मो रोल्स और ये इसका काम है, तो आप ये आप इंटरव्यू में बता सकते हो। ठीक है, तो आरआईडी मास्टर पढ़ रहे थे, ये पर डोमेन वाइड होता है ये। अब आरआईडी मास्टर जैसे मैंने बताया कि जो भी आप ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते हो ना, उसको कोई ना कोई उसको आईडी देता है, जिसको हम रिलेटिव आइडेंटिफायर कहते हैं। ऐसे एक पीडीसी एमुलेटर होता है, तो ये क्या काम करता है, ये मतलब बिल्कुल बॉस की तरह होता है, बिल्कुल बहुत सारा इसका काम होता है, मतलब कई सारे इसका काम होता है। टाइम सिंक्रोनाइजेशन, अब जैसे मैंने एनटीपी में आपको बताया था कि अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी है और आपका क्लाइंट का टाइम अलग है, डोमेन का टाइम अलग है, उस पर आप जैसे कह रहे हो कि उससे पहले ऐड करवाओ, तो आप पहली बात तो आप ऐड ही नहीं करवा पाओगे, बोलेगा कि भैया टाइम गलत है आपका। तो टाइम का जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको भी ये देखता है। या मान के चलो आपका एक्टिव डायरेक्टरी में ऑलरेडी क्लाइंट ऐड है, गलती से कुछ दिनों बाद उसे जो कंप्यूटर का जो क्लॉक है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसका टाइम रीसेट हो जाता है। तो जब वो फिर से अपना सिस्टम खोलेगा, डोमेन से जैसे कनेक्ट होगा ना, तो उसको एरर देगा, बोलेगा सिंक में ही नहीं है, इसका डेट गलत है, या तो लॉगिन ही नहीं होगा। बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स होते हैं। पासवर्ड वगैरह को भी ये हैंडल करता है, जो पासवर्ड के जितने चेंजेस होते हैं ना, और जो रीसेट होते हैं, पासवर्ड को कभी रीसेट करना पड़ता है, कभी नया यूज़र बनाना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें चेक करता है। एक चीज़ और ये करता है हमारा पीडीसी एमुलेटर, इसका एक और अच्छा काम ये है कि जैसे आपका सिस्टम है, आपने सर्वर बनाया 2022, मान के चलो विंडोज सर्वर 2022, उसमें आपने क्या किया, एक्टिव डायरेक्टरी डाला हुआ है। तो जो पीछे के जो
जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आप विंडोज़ एक्सपी भी ज्वाइन करा सकते हो इसके अंदर, विंडोज़ 7 को ज्वाइन करा सकते हो, विंडोज़ 10 को करा सकते हो, विंडोज़ 11 को, तो ये कंपैटिबिलिटी भी देखता है। ठीक है, जैसे जो मतलब जो बेस है ना विंडोज़ सिस्टम का, तो विंडोज़ एनटी है, जो अगर विंडोज़ एनटी बेस जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सबकी कंपैटिबिलिटी पीडीसी एमुलेटर भी देखता है। एक लास्ट इसके अंदर और होता है जो कि डोमेन वाइड रोल्स होता है, उसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ये जितने भी ग्रुप वगैरह होते हैं ना, इसके मेंबरशिप वगैरह होते हैं पूरे डोमेन्स के अंदर, ये सबको इंश्योर करता है कि कंसिस्टेंट हो। अगर आप कोई यूज़र को किसी और डोमेन में मूव कर रहे हो ना, तो ये सब चीज़ यही चीज़ ट्रैक करता है, ये पूरा ट्रैक करता है ग्रुप मेंबरशिप को। ठीक है, और ये क्यों ऐसा है, मतलब इतना ज़रूरी है, ये भी हम देख लेते हैं। ये ना कई सारे क्रिटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैनेजिंग यूनिक आईडीज़, जो आईडीज़ को है उसको अपडेट करना है, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है जो कि डोमेन कंट्रोल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाने के लिए है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। और कई सारे जैसे क्योंकि एडी जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि इससे कई सारे जो सर्वर्स जो भी सर्वर जितने भी आप बनाते हो तो अलग अलग जगह होता है, और सब जगह पे वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी जो डेटाबेस है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो सब सर्वर्स में वो होता है। अगर आपका एक सर्वर चला गया तो दूसरे से काम चला देगा। और इसमें आप देखो इसमें क्लस्टरिंग नहीं है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं। ठीक है, तो फिज्मो रोल से बस यही है कि जो भी एक्टिव डायरेक्टरी का जो भी कामकाज होता है, अंदर में जितने भी कामकाज होता है वो अच्छे से हो जाए, इसका वो ख्याल रखता है। तो इसलिए 5 जो फिज्मो रोल्स हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डोमेन नेमिंग मास्टर, ये तो हमने देख लिया था। फंक्शन लेवल्स होते हैं कई सारे फंक्शन लेवल्स, दीज लेवल्स गवर्न द मिनिमम विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये तो इसी का है डोमेन नेमिंग मास्टर का। एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्किंग सर्विसेज, डीएनएस। अब जैसे डीएनएस हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, अब हमने डीएनएस इससे पहले इसीलिए पढ़ा था कि हमें पता था कि ये जो है अपना एक्टिव डायरेक्टरी वो डीएनएस पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करता है। रिलाई कैसे करता है, अगर मैं सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी को भी डालूँ तो वो, अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी डालता हूँ तो डीएनएस भी अपने आप ही वो डालेगा। ऐसा क्यों करेगा वो, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट है डोमेन नेमिंग सिस्टम के ऊपर। ऐसा इसलिए कि जितने भी सिस्टम्स होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को पता होना चाहिए कि ये मेरा सिस्टम है, मेरा नाम है, और वो रिजॉल्व भी करने चाहिए। तो उसका आईपी एड्रेस है, उसका जो नाम है, और भी कई सारे जितने भी सर्विसेज होते हैं उस पर काम आता है। तो डीएनएस बहुत जरूरी है इसके लिए। डीएनएस जोन्स वगैरह है इसके अंदर, हमने पढ़ा था जोन्स के बारे में। डीएनएस रिकॉर्ड्स, डीएनएस सर्वर्स, डीएससीपी। आप चाहो तो डीएससीपी भी इसको, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बोल रहे हैं ना डीएससीपी इज़ नॉट रिक्वायरमेंट, बट इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे इसको यूज़ करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो आपका आईएसपी वगैरह है, जो आप कॉन्फ़िगर वगैरह करते हैं ना, जो राउटर वगैरह, अगर एक्टिव डायरेक्टरी से आप करते हैं तो वो वहाँ पे, जैसे आप कहते हो कि एक्टिव डायरेक्टरी का जो ऑथेंटिकेशन है डीएचसीपी में, जैसे मैंने आपको पिछले डीएचसीपी के वीडियोज़ में आपको बताया था कि अगर आपके कंपनी में बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह हैं जो मतलब डोमेन से जुड़े हुए हैं, अगर कोई बंदा अपना खुद का घर का कंप्यूटर लाता है और उसको आपके कंपनी के नेटवर्क से जोड़ना चाहता है, तो अगर आपने वहाँ पे रूल लगा दिया है, कह दिया है कि जब डोमेन में, जब कंपनी का डोमेन में अगर कोई कंप्यूटर होगा जुड़ा हुआ, वही इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, तो आप ये समझ सकते हो कि डीएचसीपी ना कितने काम का चीज़ होगा। मतलब आपके नेटवर्क कंट्रोल करने के लिए कोई भी फालतू आदमी आके आपके कंपनी के इंटरनेट को यूज़ करे तो उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। इसलिए डीएचसीपी हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू, और एक जैसे सेंट्रली मैनेज भी हो जाता है ये। जैसे मैंने पहले बताया था, डिवाइस इंडिपेंडेंट प्रोडक्टिविटी होता है, सिंगल साइन ऑन के लिए भी यूज़ होता है ये। ग्रुप पॉलिसीज़, जैसे मैंने बताया कि आप पॉलिसीज़ बना दो, उसके अंदर आप ये बोल दो कि सबके यूएसबी के जो पोर्ट्स हैं या जो भी पेन ड्राइव डाले ना, उसका पेन ड्राइव ना चले, कि भाई पेन ड्राइव से वायस आते हैं ना। अब आपका इतना बड़ा सिस्टम है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका बहुत बड़ा, उस पर आप कोई बंदा पेन ड्राइव घुसाया, उसमें वायस घुसा दिया, तो आपके सभी सिस्टम में फैल जाएगा, या आप कई सारे सिस्टम हैक हो जाएंगे, रैंसमवेयर होते हैं, तो उसको भी बचाव के लिए ग्रुप पॉलिसीज़ काम आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, अब जैसे आप चाहते हो कि जो आपका स्टोरेज है, जैसे भी हमने लास्ट वीडियो में हमने किया था, हमने एनएफएस का बनाया था, तो एनएफएस में अगर हम ऑथेंटिकेशन के रूप में अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स को डालते हैं तो सेंट्रलाइज हो जाएगा ना सब चीज़।
क्योंकि जितने भी सिस्टम हैं आपका एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं, वो लोकली ऑथेंटिकेट नहीं करते। कहने का मतलब है आप एक जगह पे जितने भी आपके यूज़र्स वगैरह हैं सबको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वहीं से चाहे तो उनकी स्टोरेज को भी मेंटेन कर सकते हो कि किस यूज़र को, जैसे एक आपका जो फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है उसके लिए आप एक अलग से डायरेक्टरी रखे हो, उस पर आप क्या कर रहे हो, एक उनके ही जो इंपॉर्टेंट यूज़र हैं जो आपको कहा जा रहा है कि भाई इन इन यूज़र को ही एक्सेस होना चाहिए और किसी को एक्सेस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फाइल्स, तो वो कहाँ से होगा, ये डीएफएस से होगा। तो डीएफएस भी एक रोल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बोलते हैं इसको। और जैसे हमारा एनएफएस होता है वैसे इसको आप बना लो, अपने एक्टिव डायरेक्टरी में उसको डिप्लॉय कर दो, स्टोरेज के सर्वर बना लो, और जहाँ जहाँ पे जिस जिस डिपार्टमेंट के जैसे फाइल रखना है ना, तो वैसे फाइल रख दो, और उसके परमिशन जो है बिल्कुल स्मूथली आप एक्टिव डायरेक्टरी से मैनेज कर सकते हो। तो आप ये सोचो कि जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी, डीएचसीपी, डीएनएस, ये डीएफएस, फाइल सिस्टम, एनएफएस वगैरह कितना अच्छे से आप मैनेज कर पाओगे एक जगह से, ठीक है। तो ये सब मिला के एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो विंडोज़ इस मामले में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टेबल है, जल्दी प्रॉब्लम्स नहीं आती और काफ़ी अच्छे से चलता है। बेस्ट प्रैक्टिस देख लेते हैं। क्रिएट एटलीस्ट 2 इक्वल डोमेन कंट्रोलर्स पर डोमेन, ठीक है। इम्प्लीमेंट रोल सेपरेशन, डू नॉट मिस यूज अ डोमेन कंट्रोलर एज एन एक्सचेंज सर्वर और एसक्यूएल सर्वर अनलेस इट्स विंडोज स्मॉल बिजनेस सर्वर। यहाँ बोला टेक टाइम टू अंडरस्टैंड सर्वर डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको क्या मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि मतलब ये एक बता रहा है कि एक्टिव डायरेक्टरी बनाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, और ऐसे हार्डवेयर यूज़ करना चाहिए जो रिलायबल हो। जैसे ऐसा नहीं कि कोई फालतू सा आपका बहुत साल पहले का जो हार्डवेयर है उस पर आपने एक्टिव डायरेक्टरी डाल दिया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, और पता चला कि कुछ दिनों बाद वो सर्वर ख़राब हो गया, तो आपके जितने भी यूज़र्स होंगे वो अफेक्टेड हो जाएंगे, चलेंगे ही नहीं। तो ऐसे हार्डवेयर से आप बचो बोल रहा है। एक यहाँ पे कह रहा है कि जब भी आप सर्वर अगर वर्चुअलाइजेशन करते हो, अगर वो वैसे सर्वर यूज़ करते हो तो आप सिस्प्रेप जरूर चलाएं बोल रहा है। मेमोरी डायग्नोस्टिक मतलब मेमोरी वगैरह चेक करने के लिए पहले आप मेमोरी चेक कर लो सर्वर अच्छे से है कि नहीं है, विंडोज़ जो हो वो बिल्कुल अच्छे से हो, कोई मेमोरी में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये सब भी बता रहा है। डॉक्यूमेंट पासवर्ड फॉर DSRM अकाउंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पासवर्ड वगैरह है ना DSRM के जितने भी अकाउंट्स है, सॉरी जो क्रेडेंशियल वगैरह है उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट करके रखो। प्रमोट जो आप अगर आप करते हो किसी डोमेन कंट्रोलर को, ठीक है, आंसर फाइल के थ्रू, तो आंसर फाइल एक मतलब कन्फिग्रेशन फाइल होता है छोटा सा, जिसमें पहले से जितने भी स्टेप्स होते हैं ना, जैसे हम विंडोज़ सर्वर जब इंस्टॉल करते हैं या हम विंडोज़ 10 भी इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसमें हर चीज़ पूछता है। तो आप क्या है ना पहले से आंसर फाइल बना के रख देते हो, तो वो अपने आप ही वो आंसर को वहीं से उठा लेता है और अपने आप ही डाल देता है, ठीक है। इसको और आगे देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। और जैसे प्रमोशन करते हैं किसी भी डोमेन कंट्रोलर को, तो ये सब जो लॉग्स वगैरह है ना, ये सबको जरूर देख लें। विंडोज़ अपडेट जरूर चलाएं प्रमोशन के बाद। विंडोज़ अपडेट क्या करता है, जैसे कि कुछ बग्स होते हैं सॉफ्टवेयर में या आपके विंडोज़ सर्वर के जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें, तो वो सब चीज़ को काफ़ी अच्छे से हैंडल करता है, ठीक करता है और ख़राब नहीं होने देता। बैकअप जरूरी है, बैकअप आप रेगुलर किया करें, चाहे कैसा भी हो, आपके कितने भी डोमेन सर्वर हो, लेकिन आपको बैकअप मतलब लेना ही चाहिए, ठीक है। तो बैकअप के बारे में बोल रहा है, तो ये आपके बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा है ये। एक जैसे BPA एनालाइज़र होता है हमारे सर्वर्स के अंदर, तो आपको वो भी यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ BPA एनालाइज़र यहाँ पे आपका होता है, अगर सर्वर्स पे ही जाओगे ना सर्वर मैनेजर पे, तो आपको BPA एनालाइज़र भी यहाँ पे मिल जाता है, जिसको बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइज़र कहते हैं। ये देखिए ये ना BPA रिजल्ट्स। तो जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी डालेंगे तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी भी आ जाएगा। DHCP का जो BPA रिजल्ट है, अगर आपको चेक करना है आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो कुछ एरर वगैरह है, कुछ बग्स आ रहा है, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो BPA जो है ना आपका बेस्ट प्रैक्टिस एनालाइज़र जो है, ये रिपोर्ट हमेशा ग्रीन होना चाहिए। जैसे ये लोकल सर्विस में सर्विसेज में कुछ चीज़ प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम ऑलमोस्ट एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन था, हमने एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पढ़ा। मेनली जो है ना इसको हम जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करते हैं ना, ये उतना ज़्यादा समझ आता है, इतनी जल्दी समझ नहीं आता। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आप अपने घर पे आप जैसे आप कर रहे हो तो 2-3 मशीन बना के ना, एक्टिव डायरेक्टरीज बना के, रेप्लिकेशन कैसे चलता है, इसको डायग्नोस कैसे चलता है, कितने कमांड्स होते हैं, और
नेट डोम कमांड, ये कमांड, वो कमांड, कितने सारे कमांड होते हैं इसको, वो सबको आपको यूज़ करना है। जितने भी आपके फिजमो रोल्स है कैसे काम कर रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो को एकदम सिंपल और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा मैं इसको। और आगे हम जो प्रैक्टिकल्स करेंगे उस पर जितने भी चीज़ हमें जो इम्पोर्टेंट लगता है जो आपके इंटरव्यू में और जो आपको प्रैक्टिकली एक्टिव डायरेक्टरी को समझने में आपको एक सिंप्लिसिटी देगा, तो हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। और यही नहीं, इस पर हम जैसे हमने ये एक्टिव डायरेक्टरी सिर्फ विंडोज़ पे ही, ये मोनोपोली है विंडोज़ की और इस पर विंडोज़ पे ही चलता है ये एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। ऐसे हम एलडेप यूज़ करेंगे, ओपन एलडेप यूज़ करेंगे हम लिनक्स पे भी। तो लिनक्स पे भी प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कौन ज़्यादा सिंपल है, कौन ज़्यादा अच्छा है और कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो चलिए मैं आ गया हूँ अपने विंडोज़ सर्वर 2019 के स्क्रीन पे और हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे और साथ में इंस्टॉल भी करेंगे कैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे इसके जो कोर कंसेप्ट है ना, कि इसका जो हम इम्पोर्टेंस, तो हमें पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है ये, ठीक है। इसके जो कोर जो एडी के जो कंसेप्ट है, जैसे कि डोमेन्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, ऑब्जेक्ट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, डोमेन कंट्रोलर, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स हैं, यूज़र ग्रुप कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये सब जो चीज़ है ना, जैसे कोई भी कितना ही बता ले तो ऐसे फिजिकली या प्रैक्टिकली देखे बिना वो अच्छे समझ नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद ये सबको उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। फिर आगे होगा तो और भी डोमेन्स वगैरह बनाएंगे, फॉरेस्ट क्या होता है वो सब चेक करेंगे, इनके बीच रेप्लिकेशन कैसा होता है वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने रोल्स की तरफ। तो मुझे मैनेज पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स, तो यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं क्या करना चाहूँगा, मैं एक बार अपने सिस्टम का जो नाम है ना वो अच्छे से कुछ दे देना चाहता हूँ। फिलहाल ऐसा कुछ नाम इसके पास अभी है नहीं, तो मैं इसका नाम चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। ये मेरा प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा इस तरीके से और यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे ये नाम है, ये नाम कुछ सही नहीं लग रहा, ये मतलब डिफ़ॉल्ट नाम आया हुआ है। मैं इसको लिख देता हूँ, चेंज करूँगा और इसका नाम दे दूँगा, कंप्यूटर का नाम डालता हूँ मैं DC, ठीक है, DC01 मान के चलो, DC01 मैंने डाल दिया, मतलब डोमेन कंट्रोलर 01 एक नंबर का है ये। ओके करूँगा, लेकिन ये क्या होगा ना, एक बार इसको रीस्टार्ट जरूर मांगेगा ये, कभी भी आप ऐसे करते हो तो रीस्टार्ट जरूर मांगता है। तो विंडोज़ की यही प्रॉब्लम रही है, इसको रीस्टार्ट करना जरूरी है। मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, तो ये मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। जैसे ये रीस्टार्ट होता है ना, तो फिर हम अपना एक्टिव डायरेक्टरी का काम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारा लॉगिन विंडो है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, और यहाँ पे मुझे क्या करना होगा ना, अपना पासवर्ड देना होगा एडमिनिस्ट्रेटर का। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो तो आप ये सब काम नहीं कर पाओगे। तो ये मेरा सर्वर मैनेजर है, अपने आप ही लोड होता है, पहला स्क्रीन इसी का आता है और यहीं से आप पूरा मैनेज वगैरह हम कर सकते हैं, जो भी रिसेंट जो इवेंट्स वगैरह हैं या जो फेलर वगैरह हो रहे हैं सर्वर के अंदर, और जितने भी ये जो सर्वर को जो रोल्स मिला है कि वो क्या काम करेगा, कि वो स्टोरेज सर्वर है, एक्टिव डायरेक्टरी है, या DNS है, या DHCP, वो सब यहाँ इसके अंदर आता है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी है वो DNS पे रिलाय करता है, तो आपको DNS तो मिलेगा ही उसके अंदर, ठीक है। बाकी हमने एक्स्ट्रा सर्विसेज और डाल दिए हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो अगर स्टैंडर्ड एक देखा जाए तो किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्वर होता है उसमें DNS और एक्टिव डायरेक्टरी सिर्फ 2 ही रोल्स होते हैं। मैं यहाँ पे मैनेज पे जाऊँगा, ऐड रोल्स पे क्लिक करना है मुझे, नेक्स्ट जाना है, रोल बेस्ड करना है मुझे ये नेक्स्ट, और ये मेरा सिस्टम है DC और मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, ठीक है। तो वो हम इसको चेक करेंगे और उसके हिसाब से इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड कुछ और सर्विसेज हैं, जैसे सर्टिफिकेट सर्विसेज हैं, जो कि आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटी बनाने के लिए मतलब यहाँ पे एक सर्विस देता है। डोमेन सर्विसेज है, हमें एक्चुअली में हमें यही इंस्टॉल करना है, डोमेन सर्विसेज। और फेडरेशन है, जैसे आप फेडरेशन बनाना चाहते हो, SSO वगैरह है ना, तो फेडरेशन भी हम देखेंगे। लाइट वेट डायरेक्टरी, आपको बिल्कुल लाइट वेट बनाना है, ADLDS, तो उसके लिए है। ये राइट्स मैनेजमेंट का है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड वे में आपको एक आइडेंटिटी का मतलब अच्छा मैनेजमेंट देता है ये। तो फ़िलहाल हमें सिर्फ करना है
ये, और जैसे ही मैं करूँगा जो सपोर्टिंग जो टूल्स है ना वो अपने आप ही आ जाएगा। ये क्या है, ADDS एंड ADLDS टूल्स, तो ये टूल्स होता है, ये पावर सेल के लिए दे रहा है, और ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर और ADDS स्नैपिंग्स एंड कमांड लाइन टूल्स। तो जितने भी इसको मैनेजमेंट टूल्स हैं वो अपने आप ही इंक्लूड हो जाते हैं। मुझे ऐड फीचर करना है। ऐड फीचर के बाद यहाँ पे मुझे जो फीचर्स का जो स्क्रीन आएगा, यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखना पड़ेगा कि आई थिंक हम रोल पे ही हैं, हमें ग्रुप पॉलिसीज़ भी देखना है ना, ग्रुप पॉलिसीज़ भी चाहिए होगा, हमें वो भी सीखना है ग्रुप पॉलिसीज़। तो वो आएगा, आई थिंक वो नेक्स्ट स्क्रीन में आएगा। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखते हैं। तो ये फीचर्स में हम आ गए हैं। फीचर्स में ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, तो आप देखें ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ना चेक हो गया है। और भी आप सर्विसेज चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, जिस टाइप का सर्विसेज आप एक बार में ही आप सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट ऑटो सेलेक्टेड है। मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। ये कुछ एक्टिव डायरेक्टरी का बोल रहा है, एज्योर का, ये क्योंकि सेपरेट ऑनलाइन सर्विसेज अगर उसको भी आप इंटीग्रेट करना चाहते हो इससे, तो वो भी हो जाता है। तो AD कनेक्ट होता है एक सॉफ्टवेयर, उसको आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उनके क्लाउड पे चला जाएगा। अगर आपका हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कहने का मतलब आपका ऑन प्रेमिसेस ऐसे एक्टिव डायरेक्टरी के सर्वर्स भी हैं और क्लाउड पे भी कुछ सर्विसेज हैं, तो आप उसको भी यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। रीस्टार्ट करने के लिए पूछ रहा है, तो ठीक है, जैसे ही इंस्टॉल होगा मैं रीस्टार्ट अपने आप कर लूँगा। अब ये स्टार्ट होना, इंस्टॉलेशन मेरा स्टार्ट हो गया है। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कब तक ये हो पाता है। तो चलिए, मेरा यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी जो वो इंस्टॉल हो गया है। अब इसको मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ और भी टास्क होगा जो मुझे करना पड़ेगा। तो ये सब सर्विसेज मेरे स्टार्ट हो गया है। मैं क्लोज़ करता हूँ इसको, और मैं चाहूँगा मैं इसको एक बार रीस्टार्ट करूँ। तो ये मैंने अपना सर्वर रीस्टार्ट कर लिया है। अभी जो सर्वर मैनेजर है कुछ चेक करेगा, उसके बाद बताएगा कि आगे क्या करना है, तो वो हम करेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे करना होगा वो अपना फॉरेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला सर्वर है मेरा। ठीक है, ये एक्टिव डायरेक्टरी का पहला सर्वर है। देखिए ये सर्विस भी आ गया, ADDS DNS तो पहले मैंने डाल रखा था, तो यहीं से उठाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैं ठीक है। अगर ये DNS अगर नहीं होता ना, तो अपने आप ही DNS खुद डालता वो। जैसे मैं ADDS वहाँ पे सेलेक्ट किया ना रोल्स के अंदर, तो ये भी अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, जैसे कि हमारा ग्रुप पॉलिसी जो था ना, जैसे वो जो फीचर था वैसे ये भी होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आ गया है, बोल रहा है कि कन्फिगरेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एट DC01। ठीक है, तो यहाँ पे मोर पे मैं जाता हूँ, और ये कुछ पोस्ट डिप्लॉयमेंट बोल रहा है, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ऐसे मिलेगा, मुझे आपको बस क्लिक करना है इस पर, और इस तरह का कुछ ना आपको विजार्ड मिलेगा। ये बोलेगा डिप्लॉयमेंट कन्फिगरेशन, और यहाँ पे कुछ चीज़ पूछेगा, एड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, एड डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है, और एड अ न्यू फॉरेस्ट। तो फिलहाल मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट तो मेरे पास अभी है नहीं ना, मैं पहला सर्वर है, तो इसको पहले फॉरेस्ट मतलब जंगल पहले बनाऊंगा, उसके अंदर अलग अलग ग्रुप के रूप में आपका DC बनाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल जैसे मेरा जो DNS था मैं वही यूज़ करता हूँ, frame.local। इसको मुझे करना है नेक्स्ट। अगर कुछ एरर वगैरह आएगा तो हम यहाँ पे देखेंगे, उसको ठीक करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको। अब यहाँ पे जो देखो फॉरेस्ट का जो फंक्शनल लेवल है, मेरा 2019 सर्वर है, लेकिन ये 2016 तक का ले रहा है, पीछे भी मैं कर सकता हूँ। तो क्या होगा ना, जो कन्फिग्रेशन जो है ना, ये उसके हिसाब से करेगा, जैसे जो कि ना 2012 तक को सपोर्ट करे। जैसे कि ये ऐसा क्यों ऐसा दिया गया है वो आपको समझना पड़ेगा। वो ये है, मान के चलें कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में 2012 सर्वर कहीं पे और है, तो उसको कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है कि उसको हम DC मतलब DC के अंदर लाएं या DC के अंदर प्रमोट करें, तो उसकी कंपैटिबिलिटी भी चाहिए ना। तो फिलहाल 2012 जो है ये सर्वर ऑलमोस्ट आई थिंक एंड ऑफ सपोर्ट हो चुका है। 9 साल का सपोर्ट होता है इनका शायद, तो मैं 2016 पे ही स्टिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे दो चीज़ें अपने आप ही चेक हो गया। बोल रहा डोमेन नेम सिस्टम DNS, तो DNS ऑलरेडी है मेरे पास, तो DNS चाहिए होगा। अगर DNS नहीं होता तो ये करता ही नहीं। फिर ये वो क्या बोल रहा है, ये ग्लोबल कैटलॉग GC, इसको भी चेक कर रखा है। अगर रीड ऑनली करना है तो रीड ऑनली भी आप कर सकते हो। फिलहाल मेरा पहला सर्वर है तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, फिर रीड ऑनली के लिए कुछ और सर्वर बनाने पड़ेंगे, उसको आप बना सकते हो। अब ये क्या है,
डायरेक्टरी सर्विसेज रिस्टोर मोड, जिसी को हम कहते हैं DSRM। मान के चलो इसको कुछ हो गया, इसको रिस्टोर कराना है ना, या इसको DC से हटाना है, तो ये पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसको करते हैं, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे क्रिएट DNS डेलीगेशन बोल रहा है। अब ये जो DNS डेलीगेशन बोल रहा है, इसका हमें A delegation for this DNS server cannot be created because the authoritative parent zone cannot be found। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं ना, इग्नोर करते हैं, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम ठीक अपने आप कर लेंगे। एक नेट बायोस नेम आएगा ये, तो ये एक्चुअली में क्या है ना, या तो मांगेगा या अपने आप ही दे देगा। तो देखिए अपने आप दे दिया है, prem.local लिखा था, तो हमेशा ये होता है कि जो पहला का जो होता है डोमेन नेम, ये अपने आप उसी को ले लेता है, तो ये उस तरीके से इसने ले लिया है। अब जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा ना, तो अब कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ बताएगा, ये पाथ्स बताएगा, पाथ जो भी पाथ हैं इसके डेटाबेस वगैरह के, डेटाबेस फोल्डर होता है, अब जो लॉग फाइल्स हैं ये, और सिस वोल का फोल्डर कहाँ पे, तो मोस्टली विंडोज़ के अंदर ही होते हैं। NTDS लिखा है ना ये, तो लॉग्स और डेटाबेस सब यहीं पे बनेगा, सिस वॉल्यूम का फाइल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया इसने। अब इसको स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, तो व्यू स्क्रिप्ट बोलेंगे ना, जब इसने कॉन्फ़िगरेशन पूरा ले लिया, अब व्यू स्क्रिप्ट करेंगे तो एक स्क्रिप्ट चलेगा बैकएंड में, यहाँ से बस हमें फिनिश करना है, और बैकएंड में तो स्क्रिप्ट ही चलेगा ना। तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, और अब ये चलना स्टार्ट हो गया। पहले प्री रिक्विजिट्स है वो चेक करेगा, फिर इंस्टॉल करेगा, फिर आपको रिजल्ट बताएगा कोई गड़बड़ तो नहीं है। और इसके बाद ये, अब ये देखें यहाँ पे जितने भी एरर्स हैं, यहाँ पे बोल रहा है ऑल प्री रिक्विजिट चेक्स पास्ड, मतलब तैयार है। अगर कुछ गलती होता है, जैसे DNS नहीं होता ना, तो ये जो प्री रिक्विजिट है पास नहीं होता। अब बोल रहा है इंस्टॉल कर लो, तो अब मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया मैंने। तो इसको देखते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा। तो चलिए, मेरा विंडो का जो एक्टिव डायरेक्टरी जो हमने इंस्टॉलेशन किया था वो तैयार हो गया। ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे मैंने लॉगिन करने का ये विंडो खुला, तो ये कुछ मुझे चेंज मिल रहा है। यहाँ पे ये जो लिखा आ रहा है ना, ये मेरा नेट बायोस नेम है, और उसके आगे मेरा यूज़र नेम। मैं पासवर्ड देता हूँ और देखते हैं कोशिश करके कि इसमें लॉगिन होता है नहीं होता। तो लग रहा है कि लॉगिन हो गया है, और इसके आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर देते हैं, और उसके बाद हम कुछ और इसके अंदर काम करके देखेंगे। तो इस तरीके से मेरा सर्वर मैनेजर खुलेगा, और यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऑप्शन है वो दिखाई देगा। तो शुरू में थोड़ा सर्वर मैनेजर टाइम लेता है, जितने भी आपके कंपोनेंट्स वगैरह है ना, उसको चेक करने के लिए कहीं कोई रूल्स में या कोई जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो ये मेरा लोकल सर्वर, ऑल सर्वर्स, कहने का मतलब ये जो सर्वर मैनेजर है ना, यहाँ पे आप चाहे तो और भी सर्वर्स यहाँ पे ऐड करके इसको एक जगह पे मैनेज कर सकते हैं। तो इसको इस डिज़ाइन से बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे लोकल सर्वर ऑल सर्वर्स कहते हैं। तो जैसे लोकल सर्वर्स है, इसके अंदर नीचे ऑल सर्वर्स है, तो अगर रिमोटली कुछ और सर्वर्स को आप मैनेज करना चाहते हो तो वो सब इसके नीचे आ जाएगा, और उसको आप मैनेज कर सकते हो। मतलब उसका हेल्थ वगैरह जो भी है, उसके अंदर जो सर्विसेज है नहीं चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, वो आप एक जगह से मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये मेरा पूरा स्क्रीन लोड हो गया है। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरा जो ADDS है बिल्कुल ग्रीन में है, और बाकी सर्विसेज सही हैं। ये लोकल सर्विसेज में कुछ सर्विसेज है वो चल नहीं रहा है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे फ़िलहाल। एक बार यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या दिखाता है। तो ये इसके कुछ इवेंट लॉग्स हैं, और ये कुछ सर्विसेज वगैरह हैं जो चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम काफ़ी कुछ यहाँ पे, जैसे इसके अंदर और रोल वगैरह डालना है, शट डाउन करना है लोकल सर्वर को, और ये सब जो DC डायग वगैरह ये सब जो है ना, ये कई सारे हमारे पास कमांड्स हैं जो यहाँ पे अपने आप आ जाते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्मेंस काउंटर भी कर सकते हैं, रिफ्रेश भी कर सकते हैं पूरे रिपोर्ट को। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इससे कुछ टूल्स वगैरह हैं उसको एक्सप्लोर करूँ। तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर जाऊँ तो मुझे काफ़ी सारे यहाँ पे अब टूल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं
विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ये तो रहता ही है, टास्क शेड्यूलर, कॉन्फ़िगरेशन, रिसोर्स मॉनिटर, रेजिस्ट्री एडिटर, ये सब हमने यूज़ किया था। रिकवरी ड्राइव है, प्रिंट मैनेजमेंट है, ODBC, DNS तो हमने इंस्टॉल किया था, फिर DSC भी किया था। ऐसी ADSI एडिट है, इसको भी हम जानेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर है, फिर एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज है। तो ये सब जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी के मॉड्यूल्स है। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, एक बार यूज़र एंड कंप्यूटर्स पर जाके देखते हैं इसका ओवरव्यू क्या है। तो ये बिल्कुल MMC मतलब MMC के अंदर ही खुलते हैं ये। आप चाहे तो ना यहाँ पे भी इसको ऐड करके एडमिन टूल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये देखिए मेरा डोमेन नेम आ गया prem.local, और इसके अंदर कुछ अपने आप ये कुछ फोल्डर्स टाइप का दिख रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स, डोमेन कंट्रोलर, यूज़र्स, ऐसा कुछ है। तो जैसे मैं बिल्ट इन पे क्लिक करता हूँ तो बिल्ट इन क्या है, ये देखिए ये कुछ ऐसे ही लग रहा है जैसे कि हमारा सिस्टम में जो लोकल जो ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह होते हैं, वैसे ही है। ठीक है, तो बिल्ट इन ये है। जिस टाइप के आपके यूज़र्स बनते जाएंगे, उसके ग्रुप्स बनते जाएंगे, इसके अंदर अपने आप ही ऐड होते जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका कंप्यूटर्स के अंदर क्या है। कंप्यूटर्स बिल्कुल खाली है, इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, मतलब एक भी कंप्यूटर इसके अंदर भी है नहीं। डोमेन कंट्रोलर, तो डोमेन कंट्रोलर, हाँ ये जो सर्वर था हमारा, इसको हमने क्या बनाया था, डोमेन कंट्रोलर बनाया था ना। तो ये ऐसे कुछ आ गया, DC टाइप बता रहा है, GC ग्लोबल कैटलॉग इसी के अंदर है बोल रहा है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये कुछ उसका साइट है, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट साइट नेम, फिर डिस्क्रिप्शन, आप इसको डाल सकते हो। कोशिश करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखने की, इसमें और क्या क्या मिल सकता है हमारे को। तो यहाँ पे जर्नल में कुछ लिखा हुआ है, इसका नाम वगैरह लिखा हुआ है, ये डोमेन नेम के साथ DNS नाम आ गया, ग्लोबल कैटलॉग आ गया, डिफ़ॉल्ट फर्स्ट ये जो है आ गया। NTDS की सेटिंग भी है यहाँ पे, ये NTDS की सेटिंग है, कुछ DNS अलाइज है, कनेक्शंस वगैरह है कुछ। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह है, इसका वर्जन ये है। मेंबर ऑफ क्या है, यूज़र्स। डेलीगेशन, ट्रस्ट द कंप्यूटर फॉर डेलीगेशन फॉर एनी सर्विसेज कवर्स ओनली, ये भी देखेंगे। लोकेशन, मैनेज बाय, और डायल इन। ठीक है, तो ये सबको कोई खास काम नहीं है। ये यहाँ पे देखते हैं फॉर एंड सिक्योरिटी प्रिंसिपल, ये भी खाली है। मैनेज सर्विस अकाउंट, ये भी खाली है। यूज़र्स के अंदर तो जैसे हम यूज़र बनाते हैं ना वहाँ पे अपने विंडोज़ 10 में, ये कुछ वैसे ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, ये देखिए यहाँ पे प्रेम, ये जो मैंने यूज़र बनाया था ना, ये वो है। तो ये आपको बना बनाए मिल गया। तो एक्चुअली इसने किया क्या है, ये क्या किया है इसने ना, एक अलग से सॉफ्टवेयर बना लिया, खुद का डेटाबेस बना लिया, और ये इसने एक ना सर्विस अपने अंदर डाल लिया। ठीक है, अब सर्विस क्या करता है, अब आप जो रिमोट जो सिस्टम है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपको एक ना विंडोज़ का सिस्टम दिखाऊं, ये मेरा विंडोज़ का सिस्टम है, तो इसमें भी ऑथेंटिकेशन होता है ना। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इससे, अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं इससे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों ये अलग है इससे, ये भी हम जान सकते हैं। तो जैसे मेरा विंडोज़ 10 का सिस्टम है, मैं इसका एक बार कंप्यूटर मैनेजमेंट खोलना चाहता था, तो यहाँ पे मुझे कुछ लोकल यूज़र ग्रुप मिलता है। तो यूज़र्स देखो, यूज़र्स ना हालांकि इसमें कुछ कम है, लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता लग रहा है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, यहाँ पे ये है ग्रुप्स, देखिए ये सब। तो जैसे बिल्ट इन के अंदर था ना ग्रुप्स, ये बिल्ट इन के अंदर, तो ये वही ग्रुप लग रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा कुछ अलग हो सकता है। अब इसका काम क्या है, ये मेरा क्या है, विंडोज़ 10 सिस्टम है। ठीक है तो ये जब इसको लॉक करते हैं, जब लॉक होता है, जब रीस्टार्ट करते हैं, तो एक हम क्या करते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। तो वो क्या करता है, वो ऑथेंटिकेट करता है लोकल डेटाबेस, जिसको हम SAMDB कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सर्वर है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, हमने बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसको SAMDB से ये ऑथेंटिकेट ना ले। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरे सिस्टम पे जो सिस्टम है, ये आपके पास ऐसे मान के चलो आपका 500 सिस्टम है, तो 500 के 500 सिस्टम को आप बोल दो कि आप जो लोकल का जो ऑथेंटिकेशन है उसको मत लो, वो ख़त्म कर दो। ठीक है, या उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो, उससे ना लॉगिन कर पाए। यहाँ पे कोई आदमी जब लॉगिन करे, इस सिस्टम पे कोई लॉगिन करे, तो यहाँ से ऑथेंटिकेशन ले, मतलब ये जो सर्वर है ना, इससे ऑथेंटिकेशन ले, मतलब ऑथेंटिकेशन का पार्ट को इसने आउटसोर्स करा दिया। कहने का मतलब है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ख़त्म कर दिया, अब ये ऑथेंटिकेशन यहाँ से लेगा। मैं यूज़र यहाँ पे बनाऊँगा और यहाँ पे वो चलेगा। ठीक है, तो ये एक्टिव डायरेक्टरी का एक सिंपल सा काम मैं बता रहा हूँ आपको। अब मुझे क्या करना है, ऐसा करने के लिए कि ऑथेंटिकेशन यहाँ से ले,
इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसको भी देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ोल्डर खोल के देखता हूँ, इसके अंदर मेरा जो माई दिस पीसी है इसके प्रॉपर्टीज़ पे देखते हैं। मैं बिल्कुल प्रॉपर्टीज़ पे ही गया था, ये प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये मुझे एक्चुअल में ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ चाहिए था, तो ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ है। मैं यहाँ पे आ गया सिस्टम प्रॉपर्टीज़ पे। अब मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहूँगा इसमें और इस सिस्टम में क्या अंतर है। तो ये मेरा क्लाइंट है, विंडोज़ 10 डला है इस पर, और इस पर विंडोज़ 2019 सर्वर डला हुआ है। तो इसका जो सिस्टम प्रॉपर्टीज़ है इससे कितना डिफरेंस है ये एक बार चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज़, ये देखिए इसका थोड़ा अलग खुला, चेंज सेटिंग्स, तो ये सिस्टम प्रॉपर्टीज़ आ गया और इसी को मुझे कंपेयर करना है दोनों में क्या है डिफरेंसेस। तो उसके लिए मैं क्या देखना चाहता था, अब यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ डिफरेंट मिलेगा। ये सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे क्या लिखा है, डेस्कटॉप का जो नाम है ना, सिस्टम का जो नाम है ये डेस्कटॉप कुछ करके लिखा हुआ है। वर्क ग्रुप जो है ना वो ये वर्क ग्रुप में ये लिखा है, यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ है, ये डिफरेंसेस है। मतलब ये डोमेन का सिस्टम हो गया ना ये। तो अब ये वर्क ग्रुप का सिस्टम मतलब एक छोटा सा ग्रुप है उसका सिस्टम ऐसे मान के चलें, मतलब सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन अभी इसके अंदर है नहीं। आप सिस्टम का नाम वगैरह चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ, यहाँ पे चेंज करता हूँ तो क्या कहता है ये, चेंज करने से वो एरर देगा, बता रहा है इसको डिसेबल करके रखा है इसने। अभी क्या है, कंप्यूटर नेम है, यहाँ पे कंप्यूटर का नाम आएगा और यहाँ पे डोमेन पे आ गया है, ऐसे वर्क ग्रुप पे नहीं आया। एक बार इसको कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि अगर मैं इसे चेंज करूँ तो ये देखिए अब ये वर्क ग्रुप में है, यहाँ पे डोमेन में है, यहाँ पे वर्क ग्रुप है। तो यही है डोमेन और वर्क ग्रुप का डिफरेंस। मैं डोमेन पे क्लिक करूँगा, मैं चाहूँगा कि मैं सिस्टम का नाम भी चेंज कर दूँ, इसको लिखता हूँ विन 10, या ऐसे करता हूँ ना मैं इसको, चलो ठीक है फिलहाल ऐसे ही डाल देता हूँ, डोमेन नेम डाल देता हूँ prem.local, ऐसे कुछ नाम था। अब मुझे क्या चीज़ एक बार चेक करना होगा। अब प्रॉब्लम देखो आप, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ क्या, cmd, चलो मैंने cmd रन करना है, prem.local, क्या कह रहा है, अरे ऐसा तो कुछ इसको मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरा डीएनएस सेट नहीं हुआ ना। अगर मैंने डीएनएस यहाँ पे सेट किया होता तो prem.local इसको पॉइंट करता, तो जैसे ही मैं ज्वाइन कराता तो prem.local को यहाँ से खोज लेता और अपने आप इसको ज्वाइन करा देता। तो इसलिए डीएनएस बहुत जरूरी है, ठीक है। बिना डीएनएस के रिजॉल्व नहीं हुआ, prem.local रिजॉल्व नहीं हुआ और इससे इसको ढूंढ नहीं पाया। जब इसको ढूंढ नहीं पाएगा तो यहाँ पे एरर देगा। आप चाहो तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ ना, ओके करूँगा, ये ढूंढ ही नहीं पाएगा इसको, तो ये गोल गोल घूमते रहेगा, इसको ढूंढ ही नहीं पाएगा। ये देखो ये बोल दिया ना कि ऐसा कोई मेरे को मिला ही नहीं, कुड नॉट कॉन्टेक्टेड। तो कॉन्टेक्ट कराने का तरीका क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं इसको क्या करता हूँ ना, विन 10 लिख के इसको ओके कर दिया मैंने, फ़िलहाल बंद करता हूँ। देखिए जैसे मैंने इसको रीनेम किया तो रीस्टार्ट मांगेगा, क्लोज़ किया मैंने और रीस्टार्ट लेटर कर दिया मैंने, फ़िलहाल इसको पे क्लोज़ किया मैंने। और जो मेरा विंडोज़ 10 का सिस्टम है ना, इसके नेटवर्क पे जाऊँगा मैं, मुझे डीएनएस चेंज करना है इसका। तो इथरनेट है इसके अंदर, चेंज अडेप्टर, मैं अडेप्टर पे गया, ये मेरा अडेप्टर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। आईपी या तो सॉरी डीएनएस चेंज करना पड़ेगा, आईपी भी चेंज कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे डीएनएस का रिक्वायरमेंट है फ़िलहाल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि चलो आईपी वर्जन 6 छोड़ हटा देता हूँ मैं, इस पे जाता हूँ, मैं इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले रहे ना आईपी है, तो ये अगर डीएचसीपी से, मेरे राउटर के डीएचसीपी से ले रहा है तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको कुछ आईपी दे देता हूँ। आप चाहते हैं कि जैसे कि अब इसी टाइम पे डीएचसीपी का काम यहीं पे था। डीएचसीपी क्या करता है ना एक्चुअली में, अगर आप डीएचसीपी मेरा सर्वर चलता होता, अभी तो फिलहाल राउटर से ले रहा है, लेकिन अगर चलता होता तो क्या करता,
जैसे ही सिस्टम ऑन कर होता, DHCP जो सर्वर है मेरा वो इसको आईपी दे देता। और कौन सा आईपी देता? अपने मन मुताबिक का DNS। ठीक है, तो मेरा मन मुताबिक का DNS क्या था? 192.168.1.13, आई थिंक 13 ही था। तो फिलहाल मैं इसको आप ऑटोमेटेड अभी भी रख सकते हो, अपने आप भी वो ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप मैनुअली भी डाल सकते हो। ये देखिए मैं ऐसे भी करूँगा ना तो ये हो जाएगा। बाकी अब DHCP से इसको आईपी दे सकते हो, उसके बाद कोशिश करेंगे कि वो उससे भी ले ले और इसको मैनुअली डालने की ज़रूरत ना पड़े। कभी भी कोई भी सिस्टम नया आए तो अपने आप ही आईपी एड्रेस ले ले और अपने आप ही DNS अपने आप ही ले ले, ताकि ये पॉइंट करे मेरे डोमेन कंट्रोलर को। तो आपको मैनुअल आईपी कहीं पर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए कौन हेल्प करता है? DHCP। तो आप समझ रहे हैं कि DHCP कितना ज़रूरी है यहाँ पे। अब मुझे मैनुअली डालना पड़ रहा है ना। अगर DHCP मेरा चलता होता, वैसे हमने इंस्टॉल किया था लेकिन अभी उसको मैंने अभी एक्चुअली में यूज़ नहीं कर रहा मैं, तो अगर वो होता तो अपने आप ही आईपी ले लेता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैनुअल आईपी डाल दिया है। यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं एक और आईपी डालूँ। 1 डॉट इसको मैं डाल देता हूँ 56। देखिए सबनेट मास्क अपने आप ले लिया। अगर आपका कुछ और नेटवर्क है तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा वही रहेगा क्योंकि वहीं से मेरा इंटरनेट आएगा ना। आप चाहो तो आपके DNS सर्वर का भी डाल सकते हो। मैंने ओके किया, मैंने क्लोज़ किया। वैसे मैंने इसको सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मैंने सिस्टम का नाम भी चेंज किया हुआ है। मैं ये क्लोज़ करता हूँ, ये भी क्लोज़ करता हूँ, सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। इसके बाद देखते हैं कि prem.local रिजॉल्व होता है कि नहीं होता। अगर रिजॉल्व हो गया तभी एक्टिव डायरेक्टरी से वो ज्वाइन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लिया। एक बार चेक कर लेते हैं सिस्टम का नाम वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे आई थिंक इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो ट्राई करते हैं। ऐसा कुछ होता है, हाँ, SysDM यही होता है। तो Win10 नाम का मैंने कंप्यूटर यहाँ पे कर लिया। अब मुझे क्या करना था, यहाँ पे इसको ज्वाइन कराना था डोमेन से। एक बार DNS भी चेक कर लेते हैं, DNS क्या कहता है ये। तो ये मैं देख पा रहा हूँ मेरा DNS सर्वर अब सेट है। ठीक है, ये मेरा गेटवे वगैरह है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये मेरा डोमेन का नाम था prem.local। क्या यहाँ से रिज़ॉल्व कर रहा है? ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा क्यों रिज़ॉल्व नहीं कर रहा। अगर रिज़ॉल्व नहीं करेगा तब तक से ये इसको खोज नहीं पाएगा। तो ये बार हम और चेक करते हैं। चलिए थोड़ा डायग्नोस करते हैं इसको कि इशू कहाँ पे है। मैं यहाँ पे पिंग करके देख पा रहा हूँ कि पिंग तो कर रहा है मेरा सर्वर। बाकी अगर मैं DNS नेम से पिंग करता हूँ ना इसको prem.local, तो ये नहीं चल रहा। ठीक है, अब इसका इशू क्या हो सकता है? ये हो सकता है ना कि जब ये पिंग कर रहा है तो ये DNS का हो सकता है इशू कि इस नाम का एंट्री हो ही ना वहाँ पे, क्योंकि हमने पहले DNS डाल दिया था ना, उसके बाद हमने एक्टिव डायरेक्टरी डाला। अगर हम DNS पहले नहीं डाले होते और एक्टिव डायरेक्टरी जो है साथ में डलता तो अपने आप ही रिकॉर्ड्स वगैरह बना देता। तो मैनुअली आई थिंक मुझे लगता है मैनुअली हमें रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। मैं या तो अपने एडमिन टूल पे, और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि एक DNS की एंट्री बना के देखूँ उसको रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ओपन पे क्लिक किया मैंने और आई थिंक 2 खुल गए मेरे पास। एक को बंद कर देता हूँ। तो ये फॉरवर्ड लुकअप जोन था, ये मेरा था। अब देखें यहाँ पे एक लाइव टेस्ट है लेकिन वो उस नाम का तो है नहीं ना, तो मैं क्या करता हूँ एक बना ही देता हूँ। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो बन जाए। ये एक प्रॉब्लम है, भूल गया मैं। एक्चुअली में DNS रिकॉर्ड बना पड़ा है, ये नाम चेंज करने की वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं।
ये देखिए, और आईपी एड्रेस अननोन दिखा रहा है। तो फिलहाल इसको ना मैं कोशिश करूँगा रिज़ॉल्व हो, पहले रिज़ॉल्व होगा तभी वो चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। क्योंकि मैंने अपना सिस्टम का नाम चेंज कर दिया था, जो डीएनएस है वो पहले से इंस्टॉल था। यहाँ पे जो नाम था ना, ये ऐसा कुछ दिखा रहा था, तो इसको मैंने एडिट किया है। एडिट करके यहाँ पे इसका नाम रिमूव करके ये डाल दिया मैंने। SOA भी हम कोशिश करते हैं इसको भी एडिट करके हम डाल पाएँ। तो ये जो है प्राइमरी सर्वर, ये सिस्टम का नाम है एक्चुअल में, ठीक है। अप्लाई, ओके, तो ये भी ठीक हो गया। तो ये मैंने इसको ठीक कर लिया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, ये आपको इससे घबराना नहीं, बस इसको ठीक करना है। यहाँ पे भी एक पड़ा हुआ है प्रेम डॉट लोकल डॉट, ठीक है, अप्लाई, ओके। ये रिवर्स वाला भी मैंने ठीक कर लिया, एक ये भी है, तो इसको भी मैं एडिट करूँगा, इसको भी ठीक करूँगा। तो ये मेरा रिज़ॉल्व भी होने लग गया है। ओके ओके, तो ये मेरे रिकॉर्ड्स जो है, जहाँ जहाँ पे आपको ऐसा लगे वहाँ पे आप ठीक कर सकते हो इसको। अब आते हैं हम अपने क्लाइंट सिस्टम पे। क्लाइंट सिस्टम क्या कहता है, यहाँ पे मैं एक बार पिंग करूँगा, पिंग प्रेम डॉट लोकल। अब देखिए, अब ये चलने लग गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओके। तो अभी भी कुछ एरर आ रहा है, एक बार और कोशिश करते हैं। देखिए अभी SRV रिकॉर्ड इसके बारे में बोल रहा है ना, ये DNS नेम डज नॉट एग्जिस्ट, तो अभी भी ये एरर दे रहा है। बाकी मैं इसको और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो हमारा DNS है ना, इसमें MSDCS जो है वो वाले जोन नहीं है, SOA के रिकॉर्ड्स नहीं है। रिजॉल्व तो करने लग गया ये, लेकिन इसको हमें ना रिबिल्ड करना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक नया जोन बनाना पड़ेगा, न्यू जोन। और न्यू जोन के अंदर हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइमरी जोन रहेगा ये, नेक्स्ट। फॉरवर्ड लुकअप जोन, यहाँ पे हमें जो नाम देना वो देना है _MSDCS डॉट लोकल। ये मेरा आई थिंक होना चाहिए। और इसको डायनेमिक अपडेट फिनिश, तो MSDCS भी आ गया, ठीक है। इसके आगे हमें जैसे अब मैं ये नेट लॉगिन को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और जो DNS है ना उसको भी एक बार रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके ये अपडेट होगा पूरा। रीस्टार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया है इसको, नेट लॉगिन को नेट लॉगिन नेट, एक्चुअली में नेट स्टॉप ये कमांड होता है। नेट मतलब सर्विस को रीस्टार्ट करने के लिए नेट कमांड होता है, नेट स्टॉप नेट लॉगिन एक बार करते हैं, तो ये नेट लॉगिन जो सर्विसेज को स्टॉप कर देगा, और इसको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट, मैंने दो चीज़ कर लिया। अब देखते हैं कि वो इसमें कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो DNS वगैरह है, अब जैसे ये DNS हमने क्या किया था ना, पहले ही हमने बना दिया था, और जो मेरा एक्टिव डायरेक्टरी मैंने बाद में इंस्टॉल किया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप क्या करते हो ना, आपके जो एक्टिव डायरेक्टरीज को अगर माइग्रेट करते हो तो ये सब काम आएगा। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले ना, अगर आपका DNS में कुछ प्रॉब्लम आ गया है,
अगर वो चल नहीं रहा, ठीक है। तो अगर, क्योंकि डोमेन स्पेसिफिक कुछ अलग से ही आपके ये इस तरह के एसओआर रिकॉर्ड्स बनते हैं, जो कई बार जो होता है ना चलता मतलब प्रॉब्लम करता है, जैसे है ना टीसीपी ये सब जैसे। तो ये सब रिकॉर्ड्स आपको चाहिए होंगे, और अगर ये सब रिकॉर्ड्स नहीं होगा तो फिर आपका जो डीएनए एक्टिव डायरेक्टरी ढंग से काम नहीं करेगा और डोमेन ज्वाइन होने में दिक्कत करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको ठीक कैसे करें? तो एक सिंपल सा कमांड होता है, जैसे कि आप चाहते हो कि आपका जो इसके दो तरीके हैं। एक तो इफ़ कन्फिग करके, सॉरी आईपी कन्फिग करके रजिस्टर डीएनएस, आप ये तरीके से इसको री रजिस्टर कर सकते हो। मतलब डीएनएस के अगर आप माइग्रेट कर रहे हो तो ये ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस तरीके से इसको आप एडिट कर सकते हो। एक और तरीका है, आप चाहो तो इसको विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपने पहले एक्टिव डायरेक्टरी डाल दिया है, आप चाहते हो कि आपका जो डीएनएस है वो मतलब ढंग से काम करे, मान के चलो आप उसमें रिकॉर्ड्स नहीं गए उसके, जैसे ये ना टीसीपी और ये जो एमसीडीएस जो होता है, ये सब अगर नहीं मिलता है ना तो चलता नहीं है वो, तो उसके लिए हमें उसको री रजिस्टर करना पड़ता है। एक और जो तरीका है वो यही है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे जो विजार्ड है ना, हम कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्विस, और ये एक विजार्ड खुलेगा, नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे फॉरवर्ड लुकअप जोन, फिर आगे दिस सर्वर मेंटेन्स द जोन, ऐसे करके यहाँ पे जोन का नाम अपना डाल के वह अपने आप ही ले लेगा, लेकिन आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैंने ठीक किया हुआ है, और भी जैसे दो तीन चीज़ें हैं वो हम भी उसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि ये माइग्रेशन में बहुत काम आता है। क्योंकि हम मोस्टली जितने जो भी हम बात कर रहे हैं वो हम प्रोडक्शन से रिलेटेड ही बात करेंगे कि प्रोडक्शन में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। अब जैसे हम ये एक तरह से हम इसको ट्रबल शूट भी तो कर रहे हैं ना। एक कमांड इसका एनएल टेस्ट, कई सारे जो कमांड जो पहले चलते थे वो आजकल ना डेप्रिकेट हो गया, उसको भी हटा दिया गया, आप ऐसे मान के चलो। तो डी एस रेज डीएनएस, ऐसा कुछ आपको कमांड डालना पड़ेगा। अगर ये सक्सेसफुल आ गया तो मतलब ये हम डीएनएस को टेस्ट कर रहे हैं। एक और कमांड है, जैसे जैसे आपने रजिस्टर किया डीएनएस और उसको फिर से अगर आपको टेस्ट करना है, तो जब भी आप रजिस्टर करते हो तो आप यहाँ पे ना जो नेट स्टार्ट नेट, पहले आप नेट स्टॉप करना पड़ेगा आपको, नेट लॉगिन सर्विस को, ठीक है। और उसके बाद आपको फिर से स्टार्ट करना, मतलब इसको रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। इससे तुरंत मतलब इस पर इफ़ेक्ट होगा और जल्दी से ये काम हो जाएगा, मतलब ये चलेगा जल्दी। तो एक बार ये सर्विस को रीस्टार्ट करना ज़रूरी है। और भी कई सारे टूल्स हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि अब जैसे हम इसको डायग्नोस भी करते हैं ना, तो नेट डायग ऐसा कुछ होता होगा आई थिंक। और एक तरीका और भी है कि आप इसको मैनुअल भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे और भी जैसे आपके कई सारे अगर आपके कई सारे क्या कहते हैं उसको कि आपके और भी बहुत सारे डोमेन सर्विस है, मतलब डोमेन डीसी है आपके, ठीक है। तो जो डीसीज होते हैं ना, उसको उसका रेप्लिकेशन अगर ऐड करें तो रैप एडमिन ये कमांड होता है, सो रेप्लिकेशन। तो इससे रेप्लिकेशन भी बताता है। जैसे अभी फ़िलहाल तो मेरे पास अभी एक ही है, अगर और भी होते ना तो काफ़ी कुछ बताता। तो ऐसे हम डायग्नोस करते हैं। और भी बहुत सारे कमांड्स हैं, जैसे ज़रूरत पड़ेगी ना हम वैसे वैसे उसको हम यूज़ करते जाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे जो विंडोज़ का सिस्टम है उस पर। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं कहूँ कि अब क्योंकि मुझे इसको ज्वाइन कराना है, तो मैं ज्वाइन कराने के लिए क्या करूँगा, इसको चेंज करना है मुझे और इस पर डोमेन नेम डालना है और ओके पे क्लिक करना है। तो ये ऐसे ही यूज़र नेम मांगेगा। तो अब ये कौन सा यूज़र नेम डालना है, वो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के जो एडमिन है ना उसका बनाना है। तो हम वो डालेंगे, वो था एडमिनिस्ट्रेटर
और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ इस पर। अब देखते हैं ये इसमें ज्वाइन होता है कि नहीं होता। तो ये देखिए, अब ये वेलकम टू prem.local डोमेन, तो अब इससे ज्वाइन हो गया। अब मैं इसको ओके करता हूँ, एक बार रीस्टार्ट जरूर मांगेगा। ये क्लोज़ किया मैंने इसको, मैंने रीस्टार्ट नाउ कर दिया। अब इसको रीस्टार्ट होने देते हैं। अब यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा हम एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। बिल्ट इन इसमें कुछ भी नहीं, कंप्यूटर्स में आप देख लेते हैं। तो ये देखिए Win10, ये Win10 अपने आप ही आ गया। इसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख लेते हैं तो आपको कुछ समझ आ जाएगा कि जनरल में जो उसका नाम वगैरह है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बता दिया। इसका मेंबर ऑफ किस चीज़ का मेंबर, डोमेन कंप्यूटर्स, डोमेन कंप्यूटर्स के अंदर इस डोमेन का यूज़र, ठीक है। डेलीगेशन अभी कुछ भी नहीं है, इसको सेट कर सकते हैं। मैनेज्ड बाय डायल इन ये है। तो ये एक हमारा सिस्टम इसके अंदर आ गया। डोमेन कंट्रोलर हमारे पास एक ही डोमेन कंट्रोलर है, अगर और भी होते तो यहाँ पे और दिखाता। यूज़र्स, अब हम यूज़र देख लेते हैं। तभी हमारे पास अभी एक ही यूज़र है और एक ये यूज़र है, ठीक है। और ये भी यूज़र जो है ना आपका, इसको हम चेक कर लेंगे कि इस यूज़र से क्या होता है। ये हमने बनाया था पहले ही। अब एक बार डीएनएस को भी चेक कर लेते हैं, डीएनएस में क्या वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो मैं अपने लुकअप जोन में जाऊँगा, एक बार यहाँ चेक करूँगा कि यहाँ पे क्या है। फ़िलहाल मैं यहाँ पे गया, रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे, अब ये एक्चुअली में डीएनएस और एक्टिव डायरेक्टरी एक साथ काम करते हैं, इसलिए ऐसा है। जैसे ही वहाँ पे अगर डीएनएस का लुकअप नहीं होता तो पहली बात इससे करंट कांटेक्ट नहीं कर पाता। तो डीएनएस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इससे कांटेक्ट हुआ तो अपने आप इसने रिकॉर्ड भी बना दिया, क्योंकि हमने जब इसको बनाया तो इसमें ऑटोमेटिक अपडेट्स हमने डाल रखे थे। तो ये तरीका है आपके एक्टिव डायरेक्टरी में जैसे नया जो कंप्यूटर है वो करने का, ऐड करने का। अभी हम क्या करेंगे ना, ये भी हमने बस इंस्टॉलेशन किया, कुछ हल्का समझा, इसको और थोड़ा अच्छे से और समझेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं आप कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम कि और थोड़ा इसके अंदर हम जितने फीचर्स वगैरह को एक्सप्लोर करें। और मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।